हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। आज कॉल इन डे है और आप ही की बात सुनी जाएगी और फिर अगर कोई हमारा उस पर रिस्पांस होगा तो वो दिया जाएगा। डॉक्टर सलमा खलील साहिबा हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी डॉक्टर साहिबा। जी मैं तमाम प्रोग्राम्स देखती हूँ, उन ख़ास तौर पे जब किसी मुलाजमा पे तशद्दुद या किसी रिक्शा ड्राइवर की खुद सोजी की खबर चलती है और तमाम एंकर उसको लेकर चलते हैं आगे, और हम भी यकीनन उनके लिए बहुत दर्द रखते हैं, हमदर्दी रखते हैं। लेकिन मैंने आज तक किसी भी चैनल पर किसी एंकर को ये सवाल करते हुए नहीं पूछा कि भाई आज जब इतनी इंफॉर्मेशन का दौरा है तो आप 5 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, आप 8 बच्चे क्यों पैदा कर रहे हैं, आप मोबाइल का इस्तेमाल करने का शऊर रखते हैं, हर किस्म का पैकेज इस्तेमाल करने का शऊर रखते हैं, तो यकीनी तौर पर आप इस चीज का भी शऊर रखते होंगे या जानकारी रखते होंगे। दूसरी, मुझे मीडिया से भी बहुत गिला है आपके प्रोग्राम समेत कि आप लोगों ने आज तक कभी भी पाकिस्तान में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के ऊपर बात नहीं की। पॉइंट। और आपने कभी भी हमें बांग्लादेश की मिसाल नहीं दी, क्योंकि कुफार के मुल्क की मिसाल इंडिया की या चीन की मिसाल देना तो चले वो एक अलग बात है। जी बिल्कुल, ये बिल्कुल। मलेशिया या बांग्लादेश की मिसाल आप लोग नहीं देते हैं। कभी कोई ये बात नहीं करता कि मिलेनियम के वो गोल जो 2015 के लिए तय किए गए थे, कभी उन पे क्यों नहीं डिस्कशन हुई कि हम उनमें से एक भी गोल अचीव करने में नाकाम रहे, जबकि श्रीलंका जैसा छोटा सा मुल्क 5 गोल अचीव कर गया। तो ये सारी चीजें हैं जिनको डिस्कस करना चाहिए। गुर्बत, कोई भी, आप पानी के मुतालिक बात कर लीजिए, आप खुराक के मुतालिक बात कर लीजिए, अगर वो आपके आबादी के तनासुब से नहीं होगी तो आप कभी भी सर के बल भी खड़े हो जाइएगा तो आप इन मसाइल को हल नहीं कर सकेंगे। बाकी ये कि आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। नहीं डॉक्टर साहिबा, 100% आपने सही बात की। अच्छा, जो आपने पहली जो बात की है वो शायद बात इसलिए उस वक्त नहीं होती कि अगर किसी ने अपने आप को जलाया है तो शायद उस वक्त ये बात करना थोड़ा नामुनासिब होता है कि जी आप मतलब खुद अपनी जिम्मेदार हैं। लेकिन जो आपने पॉपुलेशन की बात की है, बिल्कुल जी ये हमारी भी गलती है। आपको याद है कि हमने बहुत दफ़ा डिस्कस भी किया है यार कि हमने फिक्स भी हुआ था, लेकिन फिक्स भी हुआ था और ड्रॉप हो गया, पता है जो और अगेन इसमें हमारी गलती है, मैं मानता हूँ, मैं किसी और पे नहीं डाल रहा। दिन की जो खबरें आती हैं ना, हम उनके पीछे फंस जाते हैं और कभी कभी जो बहुत बड़े इश्यूज हैं जिन पर डिबेट करनी चाहिए, 100% अग्रीड। आपने जो भी बात की है 100% सही किया, एग्री विद यू एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग अस एंड विल डू इट। वो पॉपुलेशन काउंसिल वाले 2 लोग पढ़े भी हुए हैं, कर लेते हैं। आई थिंक वेरी गुड पॉइंट। एंड द एग्जांपल्स ऑफ बांग्लादेश और मलेशिया के भी बहुत अच्छे एग्जांपल्स। 100%। चलिए जनाब, हमारे पास हैं मोहम्मद अमीन साहब उकाड़ा से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम मुबशर भाई, क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, हुक्म करें। सर एक छोटी सी नज़म है और इस नज़म के बाद मेरा सवाल होगा। फरमाइए। ये नूर हदाशा साहब की नज़म है कि देश में हूँ मगर जैसे परदेश में हूँ, चुप हूँ साकित हूँ मगर जुबान मेरी खिले होंठों के अंदर मुसलसल रक्स में है, जैसे अफ्रीकी के भेस में है, अपनी ही धरती पर खड़ी हूँ, अपने आबाई घर के पते पर हूँ मगर लापता हूँ, दरवाजे पर कोई और लिख गया है कि अभी मेरा पता नहीं चला है। वाह, बहुत जबरदस्त। सर सवाल मेरा ये है, अभी वो जो जमाल खशोगी है उसके वाकया हुआ है तुर्की में, ठीक है, तो मैं सिर्फ इतना ही जानना चाहता हूँ कि क्या जुबान बंदी जो होती है वो मसाइल का हल होती है? ठीक है, जब किसी को धमकाया जाता है या डराया जाता है या इस तरह से कह लें कि ज़दोकोब किया जाता है, तो उसमें के दिल में जो पलने वाली नफरत होती है उसका अंदाजा तो कोई नहीं कर पाता। सही बात, बिल्कुल ठीक है। और इनके इतनी हुक्मरान कोई भी हो, वो आवाज से इतना क्यों डर जाता है? एक आम आवाज से भी क्यों इतना डर जाता है? इस बात की समझ नहीं आई। सवाल में ही जवाब दे दिया। बहुत खूब। और वजह यही है मेरे भाई के, देखें जब हमारे लीडर्स इसी चीज़ से ही तो डरते हैं कि कोई बोल पड़े, और अगर एक बोलेगा तो फिर दूसरा बोलेगा, दूसरा बोलेगा तो 2 से 4 होंगे, 4 से 100 होंगे। आज तक पिछले 7-8 हज़ार साल की जो मालूम तारीख़ है, जब से इल्म ट्रांसफ़र होना शुरू हुआ है, सबसे जो लीथल
ख़तरनाक ईजाद है वो है सवाल। सही बात। बिल्कुल। वैसे सर मैं थोड़ा सा आपसे डिसएग्री भी करूँगा, ये उससे पहले की भी बात है। अगर आप मतलब यूरोपियन हिस्ट्री भी देख लें, मेडिवल हिस्ट्री भी देख लें, जो अवामी रिबेलियंस में आया वो तारीख में उनका बहुत कम जिक्र होता है। वो भी सवाल था, वो इन्फॉर्मेशन एज से भी पहले था। लेकिन बिल्कुल वो एक वी फॉर वेंडेटा मूवी है, कॉमिक बुक है, बड़ी मज़ेदार है। उसमें कहते हैं कि the rulers have forgotten the voice of the people. बिल्कुल। It is louder than they remember. लेकिन पता है अफसोस की बात क्या है? अब देखें मतलब मिस्र को ले लें। बिल्कुल लोग उठे, लोगों ने आवाज़ उठाई, मुबारक चला गया, सीसी आ गया। So sometimes सिर्फ शक्लें ही तब्दील होती है, एक डिक्टेटर। सवाल वही रहता है, सवाल वही रहता है, हमेशा वही रहता है, और मेरे ख्याल हमेशा रहेगा, क़यामत तक रहेगा, क़यामत तक रहेगा। और तो ये एक सर्वाइवल की जंग है जो हमें भी लड़नी है, आपको भी लड़नी है, और हमारे आने वाले हमारे बाद जो आएंगे वो भी लड़ेंगे। जंग हर इंसान की किस्मत, हर इंसान की किस्मत में, और जंग का ये होता है कि you pick your battles also। जी चलें, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत आपने अच्छी नज़म सुनाई और बहुत ज़बरदस्त पॉइंट भी ज़बरदस्त था यार। नजीबुर रहमान साहब हैं हैदराबाद से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सर, खैरियत है? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। मुझे तो एक वसूतुल्लाह खान साहब के लिए एक इंसाफ नया हुआ कि माशाल्लाह ये जवानी में से ही ये कर रहे हैं सहाफत, और इनकी बेबाक सुना के बहुत, मुझे एक बंदा बस में सफर करते हुए मिला और उसने कहा कि ये तो तुम्हारी जो बात थी, हमारा जिक्र चला रिटायरमेंट का, PTCL का, तो बोला ये तो इनको तो ये तो बड़े जबरदस्त आदमी, इनकी तो चाहिए कि ये खुद तुम्हारा केस लेके आगे बढ़े। ये तो BBC लंदन में और पता नहीं कहाँ मैंने कहा ये तो मुझे पता नहीं कि BBC वगैरह में भी ये रहे। बाकी चलो सर, अब असल बात ये है कि वो आए में चीफ जस्टिस साहब यहाँ, अब उनके लिए भी अब एक ये पैगाम है कि यहीं बैठ के आज खुद नोटिस ले लें। उसकी वजह यह है कि मैं आज आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो पाकिस्तान में जो बहरान आया हुआ पानी का, ये हमारी, अब आप बेवाएं समझ लो कि 15,000 बेवाओं की बददुआएं लग रही हैं, बात है सीधी। अब उनको यह है कि वो एक इंडिया का गाना है कि ले जाओ दुआएं मेरी परदेश जाने वाले, तो अब उनके लिए यही है कि ले जाओ दुआएं रिटायर होने वाले चीफ जस्टिस साहब, आप जाते जाते दुआएं ले लें, और ऐसी दुआएं लेके आपको ताहयात क्या आपको क़यामत तक आप लोग आपको याद करेंगे। ये 40,000 पिटिशनर, 15,000 बेवाएं, इनको खानदान टोटल जो बनता है 3.5 लाख बंदा बनता है इन सब का। अब मुझे बताओ कि कैसे वो भूखे प्यासे मर रहे हैं, और अब आपको क्या बताओ कि रिसेंटली अब एक बच्ची की शादी थी, उसके लिए हमने चंदा करके उस बच्ची की शादी करवाई, वो रिटायर बेवा की। अभी ऐसे तो अब हालात ना पैदा करें कि वो किस तरीके से हम लोगों ने चंदा किया। ये बस आपको एक है कि वसूतुल्लाह साहब के लिए सुना था, अगर ये हमारी आवाज पहुंचाए आप तो बहुत मेहरबानी होगी। आप देखिए, इस प्रोग्राम के तवज्जुह से तो पहुंचेगी आपकी आवाज़, और पहुंच रही है, हर हफ्ते ही पहुंच रही है। जब भी पेंशनर्स का जिक्र होता है तो यही होता है। वसत साहब, कोई आप कमिटमेंट कर सकते हैं? नहीं, कमिटमेंट क्या मतलब, आपकी बात मेरा ख्याल है वो चाह रहे हैं कि आप इस पर कॉलम लिखें। हाँ बिल्कुल, ये बात मुतालबा उनका जेन्युइन है, इंसानी मसला है। बिल्कुल है तो सही जी। राजनपुर जी हैं, राजनपुर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताइए। सब खैरियत सर। सर राशिद रहमान साहब के लिए एक नज़म पेश करूंगा। जी फरमाइए। था पहली गोली वो मुस्कुराया, था दूसरी गोली वो मजीद मुस्कुराया, था तीसरी गोली वो मुस्कुराता रहा, था चौथी गोली वो मुस्कुराते मुस्कुराते गिर गया। ओए इतनी गोलियां क्यों मारी, पता नहीं, साला मुस्कुराया जा रहा था। वाह, इस पे क्या कहें? राशिद रहमान, आप ये बता सकते हैं, लॉयर थे मुल्तान में, ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट भी थे, और उनका कत्ल हुआ जुनैद हफीज के केस में। बिल्कुल, उनको मारा। जुनैद हफीज 6 साल से अंदर हैं जी। उन पे तौहीन रिसालत का इल्ज़ाम लगाया गया था, आज तक एक हियरिंग नहीं हो सकी। नहीं, अच्छा, इल्ज़ाम की बुनियाद भी थी एक फेसबुक पोस्ट, जहाँ तक मुझे याद है, जो अभी तक ये भी साबित नहीं हुआ कि उनकी थी या नहीं थी, लेकिन इल्ज़ाम ही सबूत है ना हमारे यहाँ। तो समात तक नहीं हो पा रही। नहीं, कैसे हो सकता है जब आपने राशिद रहमान को गोली मार दी। शाकिर आफ्ताब साहब हैं वाशिंगटन से। अस्सलाम वालेकुम जी।
वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आप चारों भाइयों को बहुत बहुत सलाम। वालेकुम आप कहेंगे चार कौन जी, तो 3 तो आप प्यारे से भाई और एक आप कामरान भाई जो हमेशा अच्छा। आपके शो में साथ होते हैं। अच्छा फिर 5 ही कर दें। फवाद चौधरी मुझे बहुत पसंद है। तो कामरान भाई के लिए भी सलाम है। पहले तो मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, और वो रिक्वेस्ट ये है कि आप कम से कम इंटरनेशनल कॉल्स के लिए प्लीज पूरे महीने में एक दिन रख लें, क्योंकि हमारे तो हाथ थक जाते हैं यकीन। अच्छा चले, आपकी ये ख्वाहिश हम अनकरीब पूरी करेंगे, बल्कि अगले हफ्ते से पूरी कर देते हैं। अच्छा जी। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे ये पाकिस्तान के खजाने की समझ नहीं आई आज तक। यानी बचपन से यही सुनते आ रहे हैं कि खजाना खाली हो गया, फिर 5 साल चल जाते हैं, फिर खजाना खाली होता है, फिर 5 साल चल जाते हैं। तो ये खजाना है या उम्र यार की तंबील है? ये चलिए बाल्टी है, बाल्टी है, बाल्टी के नीचे छेद है। हाँ। जितना पानी भरो वो निकलता जाता है। ये एक मसला है थोड़ा सा। जी जी सर कुछ जी। खुरम बटला है कराची से। अस्सलाम वालेकुम खुरम साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब आप सबको अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। और जरार खोड़ो साहब से सिर्फ इतना पूछूंगा कि कुछ दिनों से आप नजर नहीं आ रहे थे प्रोग्राम में, तो जरा फीका फीका सा लग रहा था प्रोग्राम। नहीं आपकी मेहरबानी है सर। एक्चुअली मैं एक दिन ही नहीं आया था, वो थोड़ी सी एक फैमिली इमरजेंसी हो गई थी। तो जी बस उसी दिन अब अल्लाह करम खैरियत है, तो उस दिन मैं नहीं आ सका। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में अटेंडेंस के पूरे मार्क होंगे। सर थैंक यू। थैंक यू, बहुत मेहरबानी। जी सर ये कहना चाह रहा था कि माशाल्लाह हुकूमत को आए हुए इतने दिन हो गए, लेकिन कोई भी ये कराची की तरफ जो है वाज़ेह तवज्जो नहीं दे रहा किसी चीज के ऊपर। सब बातें कर रहे हैं कि कराची को ये कर देंगे, कचरा साफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। देखिए ना गटर लाइनें यहाँ की इम्प्रूव हो सकी, ना यहाँ का पानी लोगों को पीने का साफ मिल सका अभी तक। और अब बात हो रही है कि यूई आके जो है यहाँ पे वो प्लांट लगाएगा और वो करेगा। तो भाई यूई क्यों लगाएगा? आप में इतनी मतलब सकत नहीं है, या आपके पास इतने लोग नहीं है कि वो यहाँ प्लांट लगा के लोगों को पानी दे सके? तो आप पानी भी उन अरबियों को कहेंगे कि पानी यहाँ पे साफ करके दे दे। तो मेरे ख्याल से वसीम अख्तर साहब और ये जितने लोग यहाँ पे बने हुए इलेक्शन के बाद, इनको घर चले जाना चाहिए और बाहर के लोगों को बुला के बोले कि यार सारा काम आप संभालें। सर वो बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। हमें ब्रेक लेनी है, छोटी सी ब्रेक के बाद जवाब देने की कोशिश करेंगे। वेलकम बैक। अभी ब्रेक से पहले खुरम भाई की कॉल आई थी कराची से, कह रहे थे कि यार अरब आके अब हमें पानी पिलाएंगे। तो जी चीनी और तुर्क आके हमारा कचरा साफ कर रहे होते हैं और उनसे भी नहीं होता, तो ऐसा ही चलता रहेगा, क्या कर सकते हैं। हमारे अगले कॉलर हैं शेख अशफाक पुरी साहब डेरा इस्माइल खान से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। आप सब भाइयों को मेरा सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं एक रिक्वेस्ट करना चाह रहा था जी कि हमारे डेरा इस्माइल खान में एक मस्जिद है, जामिया ईदगाह कलां डेरा इस्माइल खान, अच्छा, जो कि सन 1880 में मौलाना अहमद साहब ने उसकी बुनियाद रखी, जिसको आज तक औकाफ ने एक पैसा भी नहीं किया था। और अभी 20 साल बाद औकाफ वाले उसको नीलाम करना चाह रहे थे। तो हमारे यही खान के अवाम ने और मौलाना हिमाद फरूकी मुफ्ती साहब ने कमिश्नर डेरा से और डिप्टी कमिश्नर डेरा से मुलाकात की। इस ईदगाह में मौलाना मुफ्ती महमूद साहब का मदरसा भी है। तो हमारे पहले जो MPA थे अमीनुल्लाह कपूर साहब, उन्होंने भी वादा फरमाया था, और अभी जब MNA बने हैं तो उन्होंने जाकर मदाखलत की और कमिश्नर डेरा से और डिप्टी कमिश्नर डेरा से हमारे उलमा के दरमियान बैठकर सेक्रेटरी औकाफ से बात की कि ये तो मौलाना अहमद साहब ने 21 कनाल जमीन वक्फ की के लिए, जहाँ पर जी खान के 1 लाख अवाम ईदगाह में आकर नमाज अदा करते हैं। ठीक है, ये तो वक्त नहीं है। तो आपका मसला हल हुआ? या वो अली अमीन खान गंडापुर और उसके जो नायब नाजिम है, उन्होंने वो सेक्रेटरी औकाफ से मामला खत्म कराकर
ईदगाह के लिए उन्होंने 55 लाख रुपए की भराई भी कराई है। बहुत अच्छी बात। नमाजियों के लिए टैंकी भी बना दी और 2 ट्यूबवेल भी लगाए, जिससे 15,000 जी खान की ईदगाह के लोगों को साफ पीने का। चले, ये तो अशफाकपुरी साहब तो खुशी की बात है। ये तो असल में तो हम इनके पीटीआई के वोटर नहीं है, लेकिन क्योंकि उन्होंने ये मसला बहुत हल किया है। जुम्मा नमाज में मैंने सबको कहा था कि 2 रकात नफराना शुक्र भी अदा करें। क्या बड़ी बात है। में 2 रकात नमाज शुक्राना भी अदा की थी और अमीनुल्लाह खान गंडापुर का मौलाना हिमाद साहब ने, जो कि जमीयत के सबसे बड़े जी खान के, उन्होंने भी शुक्रिया। बहुत अच्छी बात है शेख साहब, और बिल्कुल वेल डन गंडापुर साहब। जिससे शुरू हुआ था तो मैं कहता हूं कोई मसला है, लेकिन अच्छी बात है, कभी-कभी कोई खुशखबरी भी मिल जाती है। सही बात। बड़ी बात। सिकंदर खान है टेक्सला से। अस्सलाम वालेकुम सिकंदर साहब। वालेकुम सलाम। आप तीनों को अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। अब मैं बातें करूंगा 2। जी सर। पहले तो जरा आप तीनों बड़े अच्छे लगते हैं, शुक्रिया, लेकिन जरार कोड़ो साहब की बात कुछ और है, लेकिन मैं आज नहीं बताऊंगा, फिर नेक्स्ट प्रोग्राम बताऊंगा। अच्छा, ऐसा तो ना करें ना, आज ही बता देना। अगली कॉल नहीं मिली तो फिर मैं सोचता ही रह जाऊंगा। चले यार, अब मतलब यार अभी मैं आता हूँ अपने मसले पे, बाद में एसएमएस कर देना यार। ये फरमाइए। सुप्रीम कोर्ट में केस लगा हुआ है EOBI का। जी जी। ओल्ड एज पेंशनर। जी जी जी। उनको मिलता है जी, बकौल उनके जो 75% पेंशनर है उनको मिलता है 5,250 रुपए महीना। अभी गवर्नमेंट ने इजाफा किया 525 रुपए। ठीक। तो प्लीज सुप्रीम कोर्ट में हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। जी बिल्कुल सही। तकरीबन 5-6 साल हो गए वो केस लगा हुआ है जी, कोई फैसला नहीं हो रहा है। चले, अगर चीफ जस्टिस साहब को डैम बनाने से फुर्सत मिले तो ये भी चलें, बिल्कुल वो करेंगे, क्योंकि खाली चीफ जस्टिस नहीं है और भी मौजूद जज साहिबान वहाँ। उम्मीद करते हैं कि ये केस लगेगा। पेंशनर्स का एक बहुत बड़ा मसला बहरहाल है, वो हर हफ्ते 3 कॉलें आती है सिर्फ पेंशनर्स की, और ये बड़ी उनकी एहसान होगा चीफ जस्टिस साहब का, सुप्रीम कोर्ट का, कि वो मसला हल कर जाए। एक ब्रेक ले लेते हैं न्यूज़ अपडेट्स के बाद। वेलकम बैक। कॉलर्स डे है, मुल्तान से हैं डॉक्टर अकील साहब। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैंने एक तो ये कहना कि आपका प्रोग्राम इस लिहाज से बहुत बेहतर है कि आपकी कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बहुत अच्छी है। किसी भी चीज के लिए एक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन, और अगर इंटरसेक्टोरल की कोऑर्डिनेशन की ये लैक ना हो तो वो प्रोग्रेस बड़ी जल्दी वो होती है। सही बात। दूसरा सर, ये मैंने कितने अर्से से मैं आपका प्रोग्राम सुन रहा हूँ, इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स बताते हैं लोग, टाइम ज़ाया होता है। कोई ऐसे प्रोग्राम्स देखा तो वो सुना करें जिससे पूरी पब्लिक को फायदा हो। आप देखें कि आप 17 सितंबर का सुबह 9:55 पर मेरा प्रोग्राम लाइव चला है हेल्थ पॉलिसी पर, टीवी रोज पर। तो वो मतलब है ये नहीं कि नॉलेज चाहे आप कहीं से हासिल करें या हम कहीं से हासिल करें, नॉलेज कवर तक हासिल किया जाता है, रेटिंग का इसमें नहीं होता। सही कह रहे हैं। ठीक है ना सर। मैंने पहले भी मैं शामिल हुआ हूँ सर, मेरे पास इंटरनेशनल अमेरिकन अवार्ड्स हैं, बहुत मैंने काम किया है। मैंने थर में जो बच्चे मर रहे हैं उसके लिए मैंने लेटर लिखे कि मेरी एक्सपर्टीज से फायदा उठाए। ठीक है, लेकिन देखना अब ये चीजें लोगों में होनी चाहिए कि अगर कोई पाकिस्तान का कोई डॉक्टर जिसे यूनाइटेड नेशन भी एक्नॉलेज कर रही है। आपकी डॉक्टर साहब एक्सपर्टीज, मैं माफी चाहता हूँ मेरे में नहीं, एक्सपर्टीज क्या है? सर मेरी जो MBBS के बाद डिग्री है ना वो मास्टर्स इन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ है। हाउ वी कैन रिड्यूस IMR एंड MMR, ये जो मिलेनियम डेवलपमेंट। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। आपको इसका क्या फायदा हुआ मेरी तालीम का, और गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर इतने पैसे लगाए, अब मैं रिटायर्ड हो गया तो कोई ना कोई फायदा तो उठाना चाहिए। सही बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। कि मुझे इतना अफसोस होता है टीवी के चैनल्स पर देख करके, सिंस लास्ट 2 डेकेड्स में देख लें आप, कि जो लोगों को करप्शन के मामले में कहते हैं कि करप्ट है, वो करप्ट है, वही आकर इस वक्त वो मिसालें दे रहे होते हैं। वही 50-100 लोग हैं, 10-20 एंकर्स हैं, और दूसरा कोई आता नहीं है। तो ये चीज मैक्सिमम अगर आप जिस तरह के प्रोग्राम कर रहे हैं सारे टीवी चैनल वाले,
अगर पार्टिसिपेशन पब्लिक के लिए, पढ़े लिखे लोगों के लिए, तो ये कहीं से कहीं चला जाए। अच्छा अकील भाई, हमने इसके ऊपर मेरे ख्याल में गुज़िश्ता 2 सालों में कम से कम 4-5 प्रोग्राम किए हैं, क्योंकि जब यूएन की रिपोर्ट्स आती हैं या पाकिस्तानी हेल्थ सर्वेज आते हैं उसमें ये चीज़ दर्ज होती है। बल्कि अब थोड़े हालात बेहतर हुए, उस वक्त भी हमने ये प्रोग्राम किया इसी 2 महीने कबल। तो ऐसी बात नहीं है, इदराक होता है। देखें कॉलिंस का प्रॉब्लम यह है कि हमें नहीं पता कि कौन कॉल करेगा और क्या बात करेगा, जो इसी वजह से हम बाकी 4 दिन कोशिश करते हैं कि अपने प्रोग्राम में एक ना एक कोई सोशल इशू उसको फोकस करें और उसको हाईलाइट करें। तो हमारी लिमिटेशंस हैं, शायद नालायकियाँ भी हैं बेशक, लेकिन जैसे डॉक्टर सलमा ने पहले बताया, तो आप लोग की गाइडेंस के बाद बिल्कुल मेरे ख्याल में हम बेहतर तरीके से इश्यूज़ को अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। आई होप कि मुल्तान में आपको कोई यूटिलाइज करे इस सारी सूरत हाल के लिए, क्योंकि ये मसला पूरे पाकिस्तान नहीं का और है। अगर प्रोड्यूसर साहब अगर आप इनका नंबर ले सकते हैं तो अगर आने वाले दिनों में हम मैटरनल चाइल्ड हेल्थ पर बात करना चाहें तो वी कैन टॉक टू हिम। सही बात जी। अब्दुल गनी साहब हैं सक्खर से। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं बहुत दुखी हूँ, मेरी बात थोड़ी गौर से सुनिएगा। मैं 3 बार खुदकशी की कोशिश कर चुका हूँ। मैं 2 महीने पहले HBL से मैनेजर की पोस्ट से रिटायर हुआ हूँ, ठीक है ना। और मुझे बैंक ने 26,30,000 पकड़ा के विदाउट नो पेंशन घर भेज दिया है। इसमें यह है कि 2005 में जब बैंक नेशनलाइज हुआ था तो हमें गोल्डन चेक के लिए 7-7 लाख दे रहे थे, तो हमने नहीं लिया था गोल्डन हैंड चेक जी। उस टाइम पे हमारी तनख्वाहें गवर्नमेंट ऑफिसर से डबल थी, डबल बिल्कुल। और अभी जब 2018 में मैंने रिटायर किया है तो गवर्नमेंट ऑफिसर्स की तनख्वाहें हमसे डबल है, टीचर्स की तनख्वाहें हमसे 3 गुना है। और हमें ना पेंशन, उन्होंने 2 साल पहले एक सर्कुलर भेजा कि 6.5 लाख ले लो कम्यूटेशन के, नहीं तो आपको रिटायर करके 4,000 मिलेंगे। अच्छा, हमने मार्केट देखी, सेविंग सेंटर में उस अमाउंट से ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा था। हमने वो 6 लाख लेके अपने लोन जमा कर दिए। मेरा HBL में कोई लोन नहीं था, कोई कार लोन नहीं था, कोई हाउस बिल्डिंग लोन नहीं था, सिर्फ मेरा एक सैलरी लोन था, 14,000 किस्त मेरी कटती थी। इस मुल्क में कौन सा कानून है? आपके तौर से ये इमरान खान साहब भी आपके वजीर खजाना है, उनसे मेरी अपील है कि प्लीज पेंशनर जो है HBL का पेंशनर, उसकी पेंशन क्यों नहीं है? ये इन्होंने जुल्म करके हमारी पेंशन क्यों बंद की? और अब ये 26 लाख में मैं क्या करूंगा? मेरे 2 बेटे बेरोजगार हैं, सही, मैं क्या करूंगा? मैं जब 1 लाख तनख्वाह लेता था और एक गवर्नमेंट ऑफिसर जो भी 1 लाख तनख्वाह ले रहा है जी जी। और 2 लाख ले रहा है, उस टाइम पे हमारी तनख्वाह डबल थी जब ये प्राइवेट हुआ था। सही कह रहे आपने बताया। इतना जुल्म किया है, इतना जुल्म किया है हमारे ऊपर। और हमारी बैंक में 2 कानून है, क्लरिकल स्टाफ के लिए दूसरा कानून है, उनको बोनस मिल रहे हैं, उनको फैसिलिटीज मिल रही है, ऑफिसरों को नहीं, कुछ भी नहीं मिल रहा। दूसरा ये है कि प्रोविडेंट फंड का कानून जो है वो MCB वालों को तकरीबन मिलियंस में उनका प्रोविडेंट फंड है, 50% के रेट से उनको MCB ने दिया। हमको 12%, 10% है। मुझे जो पैसे मिले हैं उसमें 20 लाख मेरा प्रोविडेंट फंड है, 3 लाख मेरी कम्यूटेशन है, 3 लाख इन्होंने मेडिकल के दिए हैं। कुल टोटल मिला के 26 लाख है, 26,30,000। मैं क्या करूँ भाई? खुदकशी करूँ, क्या करूँ? मुझे मशवरा दें। अल्लाह ना करे। एक तो मेरे भाई जाहिर है आप जिस घंटे गुजर रहे हैं उससे जो है क्या कह सकते हैं यार, लेकिन ये कि हम ये चेक कर सकते हैं भाई और आपको पता करके बता सकते हैं कि ये क्या पॉलिसी है और जिसने भी पॉलिसी बनाई है उसको नज़रसानी करनी चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं और फाइनली वापस आते हैं। वेलकम बैक। डॉक्टर मजहर साहब हैं डेरा गाजी खान से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप लोग? अल्लाह का शुक्र है। सॉरी टू केप यू वेटिंग, लेकिन फरमाइए। बहुत देर से वेट कर रहा था, लेकिन वो भी अच्छा था, पीछे सुन रहे थे ना जब बातें। अच्छा, एक नज़म सुनवाना चाह रहा था मैं आपको। नज़म है तमाशा। ओके। कल शहर में फिर एक तमाशा हुआ, बंद कमरे में मुंसिफ ने ये कह दिया, इसका सच बोलना सच की तौहीन है, दे दो फांसी से, जुर्म संगीन है। हाकिम वक्त ने तंज से ये कहा, ये तो कुछ भी नहीं, इससे बेहतर है ये शख्स जिंदा रहे, सिर्फ ना बोलने की सजा दो इससे।
सच जहर बन के रगों में उतर जाएगा, खुद ही मर जाएगा, कल शहर में फिर एक तमाशा होगा। वाह वाह डॉक्टर साहब, मैं कहता हूँ बड़े अरसे बाद। डॉक्टर साहब आपकी देन है ये? नहीं सर, ये मुझे पता नहीं किसका कलाम है, लेकिन आज अच्छा ये बहुत पहले का ये सुना हुआ था। मतलब नूरुल हुदा शाह साहिबा का, फिर उसके बाद इरफान फौजी का, और तीसरे ये मतलब अमेजिंग, वाह ज़बरदस्त। और सबका माफ़ी ज़मीर एक ही है कम अज़ कम। एजाज़ अहमद साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी मेरे भाई। जी जी, तीनों साहिबान को सलाम सर मेरी तरफ से। वालेकुम सलाम जी भाई। जी सर, मैं छोटी सी बात करना चाह रहा था। आई होप यू विल लिसन दैट। वी आर लिसनिंग। जी सर, ये पीपल्स पार्टी के भी यूथ की ऑर्गेनाइजेशन अभी अपॉइंट किए हैं, PYO यूथ के प्रेसिडेंट जावेद नायब लगारी साहब ने। तो इस पे हमारे थे कि इन्होंने थोड़ी सी करप्शन की है यहाँ पे। ओके। यहाँ पे जी कल नहीं परसों बिलावल साहब ने इनको बुलाया था इस बारे में। जो जितने इनके रियल पीपल थे, मतलब जो असल जियाले थे, उन सबको साइडलाइन कर दिया सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से। तो मैं आपकी तरफ से मैं बिलावल साहब को, बीबी असफा को और बीबी बख्तावर साहिबा को ये बताना चाहूंगा कि इससे प्लीज नोटिस लें और इनकी जांच करा दें। ठीक है मेरे भाई, आपकी तवज्जो से पहुंच गया। और बिलावल साहब प्लीज़ नोटिस लीजिए, अगर ये आपके जियाले हैं, अगर इनकी कोई शिकायत हैं तो कम से कम सुन लीजिए, तहकीकात कर लीजिए। ऐसे मुस्तफ़ा साहब हैं कराची से। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। बड़े खुशनसीब हैं सर कि दूसरे हफ्ते को भी मिल गया। अरे नहीं सर, हम खुशनसीब। बात ये है कि अभी कोई कॉलर कह रहे थे कि खोड़ो साहब गायब रहते हैं, तो मैंने महसूस ये किया कि ज़रार खोड़ो साहब ऐसे मौके पे गायब रहते हैं जब कोई इलेक्शन हो रहा होता। जैसे अभी इलेक्शन हो रहे थे, फिर सदर का इलेक्शन हो रहा था, तो लोगों ने कहा कि शायद सदर का इलेक्शन भी लड़ने के लिए गए हुए हैं। मैंने कहा नहीं, ऐसी बात सर, वो धांधली मैं करता हूँ ना सर, तो मुझे वहाँ पे पोस्टिंग होती है मेरी, आपको पता नहीं। ये RPS सिस्टम आप चलाते हैं सर? बेसिक ये ऐप ही मेरे पास है, यहाँ पे मैं बंद कर देता हूँ। चले बेटा, भलाई मखलूक के खासे आपको पता है साथ भी इनके पास मौजूद हैं। अच्छा, मैं ये चाहूंगा कि जरदारी साहब लाहौर पहुँच गए जी। जरदारी साहब कहते थे कि जी कहते हैं कि भुट्टो साहब की रूह उनके अंदर आ गई। कहाँ भुट्टो साहब, कहाँ बैम्बिनो सिनेमा। अल्लाह से डरें। फिर कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है कह के सिंध के गरीब आवाम का बेड़ा गर्क कर दिया। अरे भाई, भुट्टो साहब जिंदा है, कल रात के खाने पे ले आइए, मेरी तरफ से हॉलीडे में दावत है उनकी। कब तक बेवकूफ बनाएंगे आप आवाम को? कभी भी सच्ची नीयत से आप खिदमत करें इनकी आवाम की। घर में 400 बच्चे मर गए, उनको ग़िज़ा नहीं मिल रही है, आप क्या कर रहे हैं? बस मैं इतना ही कहूँगा, इसलिए कि मुझे नींद भी आ रही है। अब क्या कहूँ, बहुत ही सही कह रहे हैं सर। लेकिन जो 5 करोड़ रुपए इलेक्शन लगा के आता है और बनता है, तो वो जो है ज़ाहिर है खिदमत खल्क़ का बाद में सोचता है, पहले वो रिफंड का सोचता है जी। मियाँ मोहम्मद सकलैन है नाम, सियालकोट से जी। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम जी। पहले तो सर आपकी आवाज नहीं आ रही ना, वो बिल्कुल नहीं आ रही। और अब 30 सेकंड ही बचे। समीरुद्दीन है इस्लामाबाद से। जी भाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर, 5 सेकंड है सर। अच्छा सर, आप फरिश्ते मुझे मिल गए, बड़ी मेरी खुशबख्ती है। वो गुजारिश ये करनी है कि ये प्राइज बांड की जो लिस्टें ये छापते हैं, जो नेशनल सेविंग वाले देते हैं इनको अखबारों में, लाखों रुपए का इश्तिहार देते हैं, तो वो गलत छापते हैं। अप्रैल में 15,000 की जो लिस्ट छपी है एक्सप्रेस अखबार में, वो 74 रहा था अप्रैल 18 में। तो वो जनाब उन्होंने 72 छापी। अच्छा, वो देंगे लिस्ट वही वो छापेगा। अच्छा, वो जनाब मैंने उन्हें कहा भाई ये तो 72 लिस्ट आपने छापी है, ड्रा नंबर 72 की 74 में, ये अक्टूबर 17 में हुआ था। तो आगे से कहने लगे कि ये कैसे हो सकता है। मैंने कहा ये हो चुका है, अखबार जरा देखें, लाखों रुपए आपने इश्तिहार के उसको दिए होंगे। फिर जनाब अभी क्या हुआ है, ये 750 की कुरानंदाजी हुई है 15 अक्टूबर को। प्राइस टोटल है 1700।
इन्होंने छापे हैं 1751, तो वो 51 एक्स्ट्रा है। मैंने वहाँ चीफ मैनेजर और नेशनल सेविंग में कई लोगों से बात करने की कोशिश की, तो किसी ने बात मेरे साथ हमारा वक्त खत्म हो रहा है। समीर साहब, हम देख लेते हैं इस मुद्दे को, आपने पॉइंट आउट, और होपफुली नेशनल सेविंग वाले या जो भी ये निकालते हैं प्राइस बॉन्ड का ड्रॉ, वो इस चीज़ को ज़रूर देखेंगे। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपको हमारे शो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मुनासिब समझे तो इस वीडियो को लाइक भी कर लें, तो कोई हर्ज नहीं है, और शेयर भी कर लें और कमेंट भी कर दें जी, वरना वो सब ऐसे ही लिखते रहेंगे। और ये जो दोनों कह रहे हैं ये कर लें जी प्लीज़, नहीं तो हमें भी घर जाना है, मैं आपके कंप्यूटर में नहीं रहना 24 घंटे। सही बात।